अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैंने बेसिक फॉर्मेट बनाया था उस पर थोड़ा हाथ सीधा कर लें, एक सवाल लिखें और वो आप सॉल्व कर दें, ताकि जितना कल किया था वो एक बार पूरा आपके हाथ से गुजर जाए। इसकी रिटेन अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट्स लिखवाता हूं, यहां तक नोट करें पहले। हैं? नहीं, वो मैंने टोटल किधर 1 लाख, ये 1 लाख है। हाँ जी, यहां तक नोट करें, फिर वो वैल्यूज बताता हूं आगे। अदर इंफॉर्मेशन में लिखें। अदर इंफॉर्मेशन में लिखे नंबर 1, P acquired $75% shares, 75% shares of S some years ago at a price of 20 रुपए पर शेयर, 20 रुपीज पर शेयर।
at that date other reserves and retained earnings of S were 5,000 and 12,000 respectively, 5,000 और 12,000. One. रिक्वायर्ड है आपसे ग्रुप SFP एज एट 31 दिसंबर 21 इफ Part A NCI is valued at proportionate share. और पार्ट बी, अरे वाह यार कैसे पता चला, जबरदस्त. हाँ जी, NCI is valued at fair value which was 19 रुपए पर शेयर एट एक्विजिशन डेट. चलें आप लोग करें सॉल्व. वही सब जो कल बताया था, एक बार सारा आपके हाथ से गुजर जाए, फिर एडजस्टमेंट्स डलवाता हूं मैं इसमें. पार्ट 20 पूरा तो आप दोबारा दायरे नहीं करेंगे, बस जो जो चीज़ें चेंज हैं बस वो कर दीजिएगा. यानी गुडविल की वर्किंग कर दीजिएगा, NCI की वर्किंग कर दीजिएगा, बस ये दो वर्किंग ही कर दीजिएगा. बैलेंस शीट में भी दो वैल्यूज़ का ही फर्क पड़ेगा, लेकिन खैर है, बस आप ये दो वर्किंग्स पार्ट बी में कर दीजिएगा और पार्ट ए पूरा सॉल्व करें पूरी वर्किंग्स के साथ.
लैपटॉप बैठा हुआ। ठीक है अरे इतनी देर का तो सवाल नहीं था यार।
ऐसे आराम से खोलेंगे लेकिन बाइक से सही होगा। सही किसको बताया? हो जाए साहब को। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। जी डेटर में ग्रुप के बहुत जल्दी है ये सवाल। एस के शेयर्स थे कितने? 4000। 40,000 रुपए हैं, 10 रुपए का एक, तो 4000 शेयर्स हैं। उनमें से पेरेंट ने कितने खरीदे? 3000। 20 रुपए एक के दिए, तो पेरेंट ने एस को दिए हैं 60,000 रुपए। एस को नहीं, सॉरी, एस के पुराने शेयर होल्डर्स को। उस वक्त एस के नेट एसेट्स, एस का कैपिटल था 40,000, प्रीमियम था 8,000, अदर रिजर्व्स थे 5,000, रिटेन्ड अर्निंग्स थी 12,000, टोटल 65,000। इस 65,000 में से एनसीआई का हिस्सा 25%। अच्छा 3,000 ना समझ आया किसी को? 3,000 एस के 4,000 शेयर्स, उसमें से 75% लिए हैं, और यहाँ बन गया 16,250। गुडविल आ गई 11,250। और इसके साथ ही कर देता हूं, अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती तो 60,000 एनसीआई की फेयर वैल्यू। एनसीआई गरीबों के पास कितने शेयर्स रह गए? 1,000, क्योंकि हमने ले लिए 4 में से 3, उनके पास रह गए 1,000, और वो 1,000 हैं 19 वाले, 19,000।
ये वैसे ही $65,000 कितना 14। ये गुडविल की वर्किंग है। गुडविल की वर्किंग में कोई एतराज़, तकलीफ, परेशानी? गिवन है जी 7,000 6,000, इसके 87 29, इसमें से माइनस कर देते हैं प्री, पाँच और 12, ये रह गया 1 और यहाँ रह गया 17, तो इसमें 7 शामिल कर लेते हैं। इस 1000 का 75% 750 और इसका 75% 12,750। ये हो गया 7750 और ये हो गया 99,750। हैं? जी जी बिल्कुल, कमाल है यार, कैसे कर लेते हैं। NCI की वैल्यू हो गई 16,250, अदर रिजर्व में आ जाएगा इस 1000 का 25% और रिटेन अर्निंग में आ जाएगा इस 17,000 का 25%, 4250 20,750 और 19,000। टू थ्री 500। PPE 70 प्लस 60 130। इन्वेस्टमेंट्स 7 माइनस 74 नहीं 64 माइनस 60 प्लस 10 14। गुडविल आ जाएगी 11,250 या फिर 14,000। डेटर्स 10 प्लस 12 22,000। इन्वेंट्री 13 प्लस 11 24। कैश 7 प्लस 6 13 214,250। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का 50,000। प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का 5,000। अदर रिजर्व्स 7750। रिटेन अर्निंग्स 99,750। NCI 20750 या फिर 23,500 और क्रेडिटर्स 14 प्लस 70। जी इस पे बताइए, कोई बात, सवाल, एतराज़ पूछना था? चलिए यहाँ तक जो किया है ना आप, ये चैप्टर 12 पे आए, पहले पेज पे।
चैप्टर 12 पहला ही पेज। हाँ जी, चैप्टर 12 पहले पेज। ये जो अभी तक सारा बताया, ये मकसद ये है कि एक बार ना आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि मैंने नोट्स किस तरह से लिखे हुए हैं, क्योंकि बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें तो मेनली स्टैंडर्ड्स ही लिखे हुए हैं। कहीं पर स्टैंडर्ड्स के पैराग्राफ एज इट इज़ छापे हुए हैं, कहीं मैंने उसको टेबल्स, कहीं किसी और तरह अरेंज किया हुआ है केसेस बना के, लेकिन कंसोलिडेशन स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग नहीं छापी हुई है, ये नोट्स हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, कहाँ ऐड कहाँ लेस, इस तरह से लिखा हुआ है। तो पहला जो पेज है ना, इसमें से तकरीबन मिड के नीचे एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट का डब्बा, ये डब्बा छोड़ के पहला पेज सारा पढ़ना है। ये सारा कुछ है जो मैंने अब तक आपको बताया। एक बार ये पेज 1 गुजार लेना नजर से। हाँ, उस बॉक्स के अलावा बाकी मैंने सारा पेज बताया है, और लास्ट लाइन के अलावा एक बार ये पढ़ लें, फिर अगले पेज से मैं एडजस्टमेंट शुरू करता हूं। हाँ जी, चलिए अब मैं आपको ना एडजस्टमेंट्स कराता हूं एक एक करके, समझाऊंगा ज़बानी, और उसको मैंने लिखा हुआ है कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। वो फिर जैसे जैसे जो पढ़ाता जाऊंगा वो फिर आप वहां से बुक से पढ़ते जाइएगा। समझाऊंगा मैं। सबसे पहले तो इसी पेज वाला डब्बा समझाता हूं। पेरेंट ने जब एस के शेयर्स खरीदे होंगे तो उसको अपनी बैलेंस शीट में पेरेंट ने क्या शो किया हुआ है? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट, IFRS 9। और ये जो फाइनेंशियल एसेट्स शो किए हुए हैं IFRS 10 के मुताबिक कंपनी की मर्जी कि वो इस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को IFRS 9 के मुताबिक शो करे अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में, चाहे वो कॉस्ट पे शो करे, चाहे इक्विटी मेथड एक चीज़ होती है, एसोसिएट में पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट इसने कॉस्ट पे शो किया होता है। इंडिविजुअल पेरेंट को इजाजत है कि वो अपनी इंडिविजुअल सेपरेट एसएफपी के अंदर इन्वेस्टमेंट इन एस, जो कि एक इन्वेस्टमेंट है, उसको चाहे तो IFRS 9 के मुताबिक ट्रीट करे, चाहे ना करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी चाहे तो वो IFRS 9 के मुताबिक ट्रीट करे, चाहे ना करे। तो सवालों के अंदर कॉस्ट पे रखी होती है आज तक। कॉस्ट इसको कितनी पड़ी होगी? जितने की इसने शेयर्स खरीदे होंगे। अच्छा, अभी इस सवाल में मैंने शेयर्स कितने के कहे थे खरीदने को? 20 रुपए के। हो सकता है कि शेयर्स 20 रुपए के खरीदे हों और साथ 1 रुपया 1.5 रुपया कोई ब्रोकर कमीशन दी होती, यानी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की होती, तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होती ना। एक सिंपल अकाउंटिंग की बात करूं तो 20 रुपए का शेयर खरीद रहे थे, लेकिन साथ 1 रुपया उसके ऊपर मजीद ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ गई, तो वो शेयर कॉस्ट तो 21 रुपए की किया ना। तो पेरेंट ने क्या किया होगा? उसको अपनी बैलेंस शीट में 21 रुपए का शो किया होगा। ये सवाल डन। ठीक है, मैं आगे जो एडजस्टमेंट करा रहा हूं ना, इन्हीं की वैल्यूज की मिसालें ले लूंगा।
पेरेंट की बुक्स में फिर जो वो इन्वेस्टमेंट इन एस आ रही होती वो 20 रुपए की बजाय 21 रुपए पे आ रही होती, क्योंकि उसको कॉस्ट ही 21 रुपए पड़ी। 21 रुपए इंटू 3000, 21 रुपए इंटू 3000। अगर इंडिविजुअल बैलेंस शीट देखें तो ठीक है, लेकिन जब गुडविल कैलकुलेट करने लगेंगे तो यहां पर 60,000 लिखने की बजाय जब 63,000 आ जाएगा, 63 21 इंटू 3000, तो गुडविल ज्यादा आ जाएगी। तो वो जो पेरेंट ने 1,000 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे 3,000 रुपए खर्च किए हैं, तो वो गुडविल की वजह से खर्च किए हैं नहीं, तो उसको यहां 63,000 लिखने से गुडविल गलत आ जाएगी। सही गुडविल लाने के लिए क्या करें, उसको यहां 60 लिखना है, 63 नहीं लिखना। लेकिन पे तो किया है पेरेंट ने, तो पेरेंट की अपनी बुक्स में तो ठीक है वो उसकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां 63 लिख दिया तो गुडविल ज्यादा आ जाएगी, जो कि गलत है। तो इसलिए यहां पर 60 लिखेंगे। पेरेंट की बैलेंस शीट सवाल में 63 शायद आ रहा होगा, लेकिन यहां 60 लिखेंगे। और चूंकि खर्चा हुआ था तो उसको ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस माना जाएगा। इधर इस कॉलम में से लेस, किस कॉलम में से लेस? पी ने पे किया है, पी में से लेस। तो पेरेंट ने शेयर्स खरीदते हुए अगर कोई एक्विजिशन रिलेटेड खर्चा किया हो तो एडजस्टमेंट क्या बन गई, गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट लिखते हुए उसमें से माइनस कर लें और रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पी के कॉलम से लेस कर लें। ये पहले डब्बे में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ना ये जो हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे और असल में भी जो होती है ये कैसे, अभी इस सवाल में कैसे किया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाई है, क्या चाहिए, क्या गिवन था आपको? 2 बैलेंस शीट गिवन थी। अच्छा, आपको तो मैंने 2 बैलेंस शीट दी हुई थी। असल में ये 2 बैलेंस शीट्स कहां से बनी होंगी? पूरी बुक्स होंगी, पीछे दोनों की पूरी बुक्स होंगी, वहां से लेजर, ट्रायल से आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी। लेकिन ग्रुप की कोई बुक्स नहीं है, ग्रुप की कोई बुक्स नहीं है। ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बस प्लस माइनस करके एक्सेल में, ये एक्सेल के ऊपर ही सारा काम हो रहा होता है। तो इस ग्रुप एसओएफपी के पीछे कोई ट्रायल नहीं है, कोई एंट्रीज नहीं है, तो इसलिए यहां पर जो कुछ भी होगा वो प्लस माइनस करके ही होगा, इसमें एंट्रीज कोई नहीं है। वैसे अगर अकाउंटेंट अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहे कि मैंने क्या क्या कहां कहां एडजस्ट किया है, रिकॉर्ड भी मैं सिर्फ इस तरह कह रहा हूं कि अकाउंटेंट सिर्फ ये देखना चाहे कि मैंने कहां कहां क्या प्लस माइनस किया है, कहां कहां क्या एडजस्ट किया, तो चाहे तो एंट्री बना सकता है। जैसे अभी जो मैंने कहा कि इसमें से 3,000 माइनस कर दें और यहां से माइनस कर दें, अगर बना लें जबरदस्ती डबल एंट्री तो क्या बनी, रिटेन अर्निंग से कम कर रहे हैं रिटेन अर्निंग डेबिट और इन्वेस्टमेंट से भी कम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो बनाने को बना सकते हैं, अदरवाइज एंट्रीज कोई नहीं होती है इसकी। तो इसलिए मैंने आपको एंट्री से नहीं पढ़ाना, मैंने आपको एडलेस से पढ़ाना है। तो अगर पेरेंट ने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की है जो उसकी इन्वेस्टमेंट में एडेड है तो क्या एडजस्टमेंट बनी, गुडविल की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट में से लेस और रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पी वाले कॉलम से लेस। ये इस पहले पेज पे मैंने एक्विजिशन वाले डब्बे में लिखा हुआ है, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट वाला डब्बा पढ़ लें। ये जो इसके अंदर ब्रैकेट वाली बात लिखी हुई है ये अभी फिलहाल रहने दें, क्योंकि अभी तो 20 रुपए कैश ही दिया है, अगर कैश के अलावा होता तो फिर ये उससे रिलेटेड है। हाँ जी, डब्बा तो मैंने ना इस तरह चीजें लिखी हुई हैं कि कहाँ क्या ऐड करना है, कहाँ क्या लेस करना है। एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं जी, अगले पेज पे आ जाए। अब एक एक एडजस्टमेंट सिखाता जाता हूँ। नंबर 1, इम्पेयरमेंट लॉस। ये तकरीबन मोस्टली सवालों में होती है। अगले पेज पे इम्पेयरमेंट लॉस, पहले आसान वाली समझ लें। इस वाले तरीके में गुडविल ज्यादा क्यों आई? एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे मैयर हो रही है तो गुडविल की अमाउंट के अंदर एनसीआई का भी हिस्सा है? देखिए, जब ऐसे था तो एनसीआई 16,000 समथिंग, गुडविल 11,000 कुछ आ रही है। जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे हुई तो एनसीआई को कितना बढ़ा दिया? 2700 कुछ, गुडविल भी 2700 ही बढ़ गई। यानी अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो गुडविल की अमाउंट सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमने कितने पैसे ज्यादा दिए थे। वर्किंग में तो ऐसे नहीं कर रहे, सिर्फ आपको एक चीज कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। 65,000 रुपए का
75% लें। ऐसी कैलकुलेशन के लिए एक बात समझा रहा हूँ, 48 और इसका 25% लें, 16250। 60,000 में से ये माइनस करें, 60,000 रुपये में से ये 11250, 19,000 में से ये माइनस करें 50 और इन दोनों को ऐड करें 14,000। अब ये देखें हो क्या रहा है, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो ये जो गुडविल है ना, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमने कितना खरीदा और कितने पैसे ज्यादा दिए। हमने इस 65,000 इक्विटी में से कितना खरीदा, 75%, यानी हमने इतना हिस्सा खरीदा और हमने 60,000 यानी हमने इतने रुपए ज्यादा दिए। तो एनसीआई इज वैल्यूड एंड प्रोपोर्शनेट शेयर के अंदर जो गुडविल रिफ्लेक्ट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही है कि पेरेंट ने कितना ज्यादा पे किया। जबकि अगर फुल गुडविल मेथड हो तो उसमें गुडविल 14,000 में ये भी है और एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना उसका रिजल्ट भी है। तो एनसीआई वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर में गुडविल सिर्फ और सिर्फ जो पी ने ज्यादा पैसे दिए वो है, और एनसीआई फेयर वैल्यू पे गुडविल में वो जो हमने ज्यादा पैसे दिए उसका इंपैक्ट भी है, और जो एनसीआई फेयर वैल्यू पे की उसका इंपैक्ट भी है। ये बात आई समझ, क्योंकि इंपेयरमेंट की बात इससे रिलेट करनी है मैंने। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो गुडविल की फिगर सिर्फ क्या है, जो पी ने ज्यादा पैसे दिए, लेकिन अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो जो पी ने ज्यादा पैसे दिए वो भी, और एनसीआई को फेयर वैल्यू पे अपडेट करने की वजह से फर्क है वो भी। IAS 36 वो बहुत पुरानी बात है, शुरू में मेरे ख्याल में कोई दूसरे तीसरे लेक्चर में कराया था। IAS 36 कैश जनरेटिंग यूनिट, सुना सा है नाम, कैश जनरेटिंग यूनिट। उस कैश जनरेटिंग यूनिट को लॉस बांटने का तरीका, सबसे पहले गुडविल उड़ा दें। अच्छा, गुडविल का सीजीयू में आना कैसे होगा, एलोकेट होगी। एलोकेट कैसे होगी, कंपनी के मुख्तलिफ ग्रुप्स जिनको एस को खरीदने से फायदा पहुंच रहा है, तो एस के खरीदने पे जो गुडविल आई है इसको उन सीजीयूज में बांटना है। इस तरह वो सीजीयू में गुडविल एलोकेटेड होती थी। ये चीज आपसे यहां टेस्ट हो सकती है। जनरली ऐसे होगा, अगर से डिफरेंट हुआ तो सवाल वाला बताएगा। ये हुई है कुछ दफा चीज टेस्ट। जनरली ऐसे होगा कि एस पूरा का पूरा एक सीजीयू होगा, कंपनी एस हमारा एक सीजीयू होगा। अगर इससे डिफरेंट बात हुई तो सवाल वाला गाइड करेगा। एस पूरी की पूरी कंपनी एक हमारी सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट फैक्ट्री, एक सेपरेट सीजीयू होगा। तो ये जो 11,250 है या 14,000 है, ये उस सीजीयू का हिस्सा होगा। अब उस सीजीयू की कैरिंग अमाउंट और उस सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट दी होगी। उस सीजीयू की कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। उस इंपेयरमेंट लॉस को पहले कहां चार्ज करना है, गुडविल को। तो गुडविल के हिस्से का इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है आपको सवाल में कैलकुलेट करना पड़े, हो सकता है दिया हो। पहले बात करता हूं अगर दिया हुआ है तो क्या करना है, पहले दिए हुए से बात करता हूं। ये बात सारी कहानी दोबारा सुने। IAS 36 का मैंने जिक्र ये किया है कि IAS 36 के अंदर सीजीयू के अंदर गुडविल शामिल होती थी। तब ये सिखाया था कि कंपनी के जो ग्रुप्स हैं, सीजीयूज हैं, जिस फैक्ट्री को सब्सिडरी खरीदने का सवाब पहुंच रहा है, सब्सिडरी खरीदने के फजाइल पहुंच रहे हैं, गुडविल को हम उन सीजीयूज में बांट देते थे और फिर हर सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती थी। कंसोलिडेशन में चीज ऐसे टेस्ट होगी कि जनरली सवाल में एस कंपनी एक सेपरेट सीजीयू होगा हमारा, हम पी हैं, हमारे और सीजीयूज भी होंगे, लेकिन जो हमने एस खरीदी हुई है वो एक सेपरेट सीजीयू होगा, तो उस पे आने वाली गुडविल भी उसी सीजीयू का हिस्सा होगी। तो हो सकता है कि आपको एस कंपनी का सीजीयू बताया हो और उसकी रिकवरेबल अमाउंट दी हो। अब उस रिकवरेबल अमाउंट को एस की कैरिंग अमाउंट से कैसे कंपेयर करना है, इसके लिए मैंने एक मास्टर क्वेश्चन बनाया। मास्टर क्वेश्चन से मेरी मुराद ये है कि जब मैं आपको सारी बैलेंस शीट रिवाइज करा दूंगा ना, तो ये कैफ वाला एसओसीआई, एसओएफपी और सोसी, तो मैंने इसका एक मास्टर क्वेश्चन बनाया हुआ है। यानी उसी डाटा से मैंने एसओएफपी भी सॉल्व करनी है, एसओसीआई भी सॉल्व करनी है और सोसी भी सॉल्व करनी है। उस पर मैंने इसकी एडजस्टमेंट डाली हुई है। तो इसकी कैलकुलेशन समझा तब दूंगा, अभी जबानी बता दूंगा, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस मास्टर क्वेश्चन में करा दूंगा। तो आपको पूरी सब्सिडरी अगर एक सीजीयू बोला है तो हो सकता है कि आपको उसकी रिकवरेबल अमाउंट दी हो और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी हो। इसकी प्रैक्टिस आ जाएगी बाद में। या फिर हो सकता है आपको लॉस खुद ही बता दिया जाए, या तो आपको सब्सिडरी सीजीयू कह के टेस्ट होगी
उसकी रिकवरेबल अमाउंट दी होगी, रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस आएगा, पहला किसको बटेगा, वो गुडविल को। तो या तो आप खुद कैलकुलेट कर रहे होंगे या फिर आपको गुडविल को बटने वाला लॉस बता दिया होगा। पहले आसान से शुरू करते हैं कि लॉस खुद बता दिया। अगर जो आपको लॉस बताया है, आपको सवाल में कहा जाता है, जैसे जो सामने डाटा है, अगर सवाल में कहा होता कि 31 दिसंबर 21 पे खड़े हैं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग की और गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस निकला 3000। अब ये 3000 गिवन होता तो हम क्या करते? अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो गुडविल कैलकुलेट क्या शो कर रही थी फिगर? सिर्फ जो पी ने ज्यादा पैसे दिए थे, तो उस गुडविल में इंपेयरमेंट लॉस की तकलीफ भी सिर्फ पी को ही होनी चाहिए। तो अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट, मैं लंबी हो गई बात, जहां से जरूरी है वहां फिर शुरू करता हूं। आपको इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का दिया हुआ है 3000, इस सवाल में 3000 रुपए दिया होता। अब मैं यहां से आगे चल रहा हूं, पिछली वाली कहानी अगर नहीं समझ पा रहे तो इग्नोर। 3000 रुपए गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस अगर दिया होता तो एक तो वो चूंकि गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस है, तो इस सवाल में क्या करते? गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस, ये फालतू चीज मिटा दो जरा। ये गुडविल एक एसेट है जो हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। रियान साथ साथ चलना यार, मैंने काफी नसपच कर दी है। ये गुडविल कैलकुलेट की, ये हमने यहां बैलेंस शीट में एसेट दिखाना है। जाग रहे हो? अगर गुडविल एनसीआई पे है, एनसीआई कहां से आ गई, एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, तो गुडविल ये आ रही है। अगर साल में बताया होता कि 3000 रुपए गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस है, तो गुडविल बैलेंस शीट में 11000 ही शो करें। 3000 कम कर देना, यानी यहां से 3000 लेस। अच्छा, मैं आपको एसओएफपी पढ़ा रहा हूं जो कि दोनों साइड्स टैली होती है। अब से ऑनवर्ड हम जो भी एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे उसका डबल इफेक्ट होगा, तो ही बैलेंस शीट टैली रहनी है। तो यहां से 3000 लेस और इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस है तो रिटेन अर्निंग से लेस। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो जो गुडविल है वो सारी की सारी शो ही वो हो रही है जो पी ने ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए इंपेयरमेंट लॉस की तकलीफ भी सिर्फ पी को होगी। तो 3000 यहां से लेस और रिटेन अर्निंग्स में पी में से लेस। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो 3000 का लॉस गुडविल की वर्किंग में इधर, यहां 3000 लेस और रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पी के कॉलम से लेस। इंपेयरमेंट लॉस गुडविल की वर्किंग में गुडविल से लेस और रिटेन अर्निंग में पी में से लेस। गुडविल की वर्किंग में गुडविल में से लेस और रिटेन अर्निंग में पी में से लेस, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट है। लेकिन अगर एनसीआई है फेयर वैल्यू पे, तो गुडविल की जो 14000 की अमाउंट आ रही है उसमें वो 11250 भी शामिल है जो पी ने ज्यादा पे किया हुआ है, और 2750 भी शामिल है जो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे अपडेट करने की वजह से। तो फिर गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस की तकलीफ दोनों तक पहुंचनी चाहिए। दोनों तक तकलीफ पहुंचाने का रास्ता यह है कि उस लॉस को इस कॉलम से लेस कर, इस कॉलम से अगर लेस कर दूं 3000 तो 17000 की जगह 3000 कम आ जाएगा। इसी कम का 75% यहां और 25% यहां, तो वो दोनों को तकलीफ पहुंच जाएगी। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो गुडविल में से 3000 लेस और रिटेन अर्निंग में पी के कॉलम में से 3000 लेस। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है गुडविल में से लेस, गुडविल में से तो 3000 लेस करना ही करना है, चाहे एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे हो चाहे, क्योंकि गुडविल तो इंपेयर हो रही है। तो अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल में से लेस और रिटेन अर्निंग में एस वाले कॉलम से लेस। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो गुडविल में से लेस और रिटेन अर्निंग में पी वाले कॉलम से लेस।
और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू में है तो गुडविल में से लेस, और रिटेन अर्निंग में एस वाले कॉलम में से लेस। क्योंकि मैंने आपको ये सारा अभी तफसील से समझाया नहीं है, उस सवाल में जाके समझाऊंगा, बगैर फिगर्स के अभी इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैफ लेवल से ऊंची चीज़ है, इसलिए फिलहाल मैं इस डिटेल पे नहीं जा रहा, उस सवाल में जाऊंगा। अभी आप पेज 2 में से जितना जितना कहूं बस वो पढ़िएगा। पेज 2 पे पहले तो टॉप पे जो पैराग्राफ है उतना पढ़ लें, डब्बे से ऊपर ऊपर। पेज 2 पे पहली एडजस्टमेंट इंपेयरमेंट लॉस पढ़ा रहा हूं मैं। पहले तो टॉप पे जो पैराग्राफ है वो पढ़ लें, डब्बे से ऊपर ऊपर। हाँ जी, अच्छा, फिर डब्बा छोड़ दें, उसके नीचे कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नंबर 1 छोड़ दें, नंबर 2 लेफ्ट वाला कॉलम भी सारा पढ़ लें, राइट वाला कॉलम भी सारा पढ़ लें। जिनको लगे कि लेफ्ट वाले कॉलम में इनटू पी शेयर कहां से आ गया, तो वो नीचे वाला नोट भी पढ़ लेना। तो मैंने आपको पढ़ाया ही अभी ये है। हाँ जी, ये जो मैंने बात लिखी हुई है ना लेफ्ट वाले कॉलम में कि टोटल एलोकेटेड लॉस इनटू पी शेयर, ये चीज नहीं पढ़ाई हुई आपको। ये ऊपर डब्बे वाली कहानी है, ये मैं उस मास्टर क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको ये कहा है जो नीचे नोट में लिखा हुआ है कि मैंने आपको 3000 कहा है, अगर गिवन है तो बस 3000 गिवन है तो गिवन है, उस 3000 को गुडविल में से लेस, चाहे एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे हो चाहे फेयर वैल्यू पे हो, और अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो पी वाले कॉलम से लेस, और अगर फेयर वैल्यू पे है तो एस वाले कॉलम से लेस। तो ये आगे मैंने सारी एडजस्टमेंट जो है ना वो इसी पैटर्न पे लिखी हुई है, कि मैंने कुछ कैपिटल में लिखा है, कुछ बोल्ड करके लिखा हुआ है, इसी पैटर्न पे सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज कहां कहां से ऐड लेस करनी। जी हाँ हाँ, सब्सिडी को चार्ज करने से मुराद ये है कि दोनों को हिस्सा पहुंच जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दोनों से क्या मुराद है? ग्रुप की बैलेंस शीट में इक्विटी के 2 मालिक हैं। हाँ, ग्रुप और एनसीआई, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो वो एस वाले कॉलम से लेस करने से दोनों को चला जाएगा। देखें, अगर मैं 3000 यहां से लेस कर दूं ना, यहां से 3000 लेस कर दिया, यहां लिखा लेस इंपेयरमेंट लॉस। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर है तो यहां से 3000 लेस कर दिया, इस कॉलम में आ गया, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो इधर से 3000 लेस किया। इधर से 3000 लेस करने से ये 17 की जगह 14 आ जाएगा। उस 14 पे 75% यहां और 25% यहां, तो वो दोनों को चार्ज हो जाएगा इफेक्ट। और आगे हम जो भी एडजस्टमेंट्स करने लगे हैं ना वो ऐसे ही किया करेंगे, या तो हम लोग कुछ पी में एडजस्ट किया करेंगे, एस में किया करेंगे। जो एस के प्रॉफिट्स को हिट करनी होगी चीज वो इस कॉलम में करेंगे, जो पी को हिट करनी होगी वो इस कॉलम में किया करेंगे। तो इंपेयरमेंट लॉस गुडविल की वर्किंग में से लेस, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट है तो रिटेन अर्निंग पी वाले कॉलम से लेस, और एनसीआई फेयर वैल्यू है तो एस वाले कॉलम से लेस। हाँ जी, कोशिश की है कि 100% ना भी तो 70-80% एडजस्टमेंट डालो, ताकि वो कैफ एक सवाल की शक्ल में पूरा रिवाइज हो जाए। जी, नहीं, कम भी आ सकती है, नेगेटिव गुडविल की सूरत में कम होगी वो। हाँ, अगर अल्टीमेट नेगेटिव गुडविल है ना, जैसे अगर इस सवाल के अंदर नेगेटिव गुडविल आ रही होती तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी यकीनन 16 से कम ही आ रही होती। अगर पेमेंट आई है तो वो हर दफा दोनों को नहीं चार्ज होनी चाहिए। इस केस में गुडविल 11250 वो क्या शो कर रही है, ये क्या अमाउंट है जो पी ने ज्यादा पैसे दिए हैं। तो जब गुडविल की अमाउंट ही सिर्फ वो बैलेंस शीट में आ रही है जो पी ने ज्यादा पैसे दिए हैं, तो उसके कम होने का नुकसान तकलीफ भी तो पी को ही होगी ना। इस तरीके में इस एनसीआई की फिगर में गुडविल का कोई इंपैक्ट, कोई पोर्शन गया, इस 16250 में गुडविल के कम ज्यादा होने का कोई इंपैक्ट पड़ा इस पे? नहीं। तो गुडविल का एनसीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं, एनसीआई का गुडविल से कोई ताल्लुक नहीं, गुडविल का एनसीआई से कोई ताल्लुक नहीं। जब दोनों का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं है तो गुडविल के इंपेयर होने से इसको कोई दुख भी नहीं है।
एनसीआई को असर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे आ गई तो एनसीआई की फिगर 16 से 19 पे शो करने का मतलब है कि हमने गुडविल में से 27-50 एनसीआई की वजह से बढ़ाया हुआ है। तो इसलिए जब गुडविल में लॉस आएगा तो एनसीआई को भी तकलीफ होनी चाहिए। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल डन, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल डन। अगली एडजस्टमेंट समझा जी, इधर ये 10 पेरेंट की बुक्स में डेटर्स हैं, ये एस की बुक में डेटर्स हैं, ये 14 पेरेंट की बुक्स में क्रेडिटर्स हैं और ये 17 एस की बुक्स में क्रेडिटर्स हैं। पी और एस आपस में गुड्स परचेज सेल कर सकते हैं, कोई महरम ना महरम का मसला है नहीं। पी और एस आपस में गुड्स सेल परचेज कर सकते हैं, बल्कि गुड्स तो एक मिसाल है, आपस में एक दूसरे को लोन ले दे सकते हैं। इसके अलावा आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे सकते हैं, आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब जब आपस में ट्रांजैक्शंस करेंगे और वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होंगी तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी ईयर एंड पे एक का दूसरे से कोई ना कोई पेबल रिसीवेबल आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे पेरेंट ने एस को उधार पे चीजें बेची और पेरेंट के डेटर्स के अंदर 2000 एस से रिसीवेबल आ रहा है, तो फिर एस के क्रेडिटर्स में 2000 पेबल टू पी आ रहा होगा। पेरेंट के डेटर्स के एतबार से वो हाँ डेटर है, एस के क्रेडिटर के एतबार से ठीक है क्रेडिटर है, लेकिन अगर इस 10 में 2 शामिल रहने दिया तो 10 + 12 ग्रुप बैलेंस शीट में 22,000 के डेटर्स ऐसे आ रहे होंगे जो ग्रुप ने ग्रुप से ही लेने। ये जो 22,000 है इसमें 2,000 ऐसा आ रहा होगा जो ग्रुप ने ग्रुप से ही लेना है। इस 31,000 क्रेडिटर्स के अंदर 2,000 ऐसा आ रहा होगा जो ग्रुप ने ग्रुप को ही पे करना है। तो ये कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ग्रुप एसओएफपी बनाने के लिए इनको एलिमिनेट कर देंगे, यहां से भी 2000 माइनस, यहां से भी 2000 माइनस। तो ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए हम यहां से भी -2 कर देंगे और यहां से भी -2 कर देंगे। ठीक है, ये डेटर क्रेडिटर की मिसाल है। हो सकता है अदर रिसीवेबल अदर पेबल आ रहा होता, हो सकता है डिविडेंड रिसीवेबल डिविडेंड पेबल आ रहा होता, हो सकता है एक का लोन एसेट दूसरे की लोन लायबिलिटी आ रहा होता। तो क्या करें इन एनी केस, जहां एक के एसेट में आ रहा है वहां से निकाल दें और दूसरे की लायबिलिटी में आ रहा है वहां से निकाल दें। इसको कहते हैं इंटर कंपनी बैलेंस एलिमिनेट करना। तो पी और एस का अगर आपस में कोई पेबल रिसीवेबल है तो क्या एडजस्टमेंट बनी, रेलेवेंट लाइन आइटम से एलिमिनेट कर दें। ये तो होगी सादी सी बात। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि हो सकता है इसकी बुक्स में 2000 आ रहा हो, इसकी बुक्स में 3000 आ रहा हो। यानी ये कहता है मैंने एस से 2000 लेने हैं और एस कहता है मैंने पी को 3000 देने हैं। हाँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, आप कहते हैं कॉलेज वालों को जी मैंने तो सिर्फ 3000 फीस और देनी है, कॉलेज वाले कहते नहीं तुमने 6000 और देनी है। तो हो सकता है ऐसा। दोनों का एक दूसरे से पेएबल रिसीवेबल आइडियली टैली होना चाहिए, लेकिन अगर टैली नहीं है तो कोई वजह होगी, और उस वजह को ढूंढेंगे और उस वजह को दूर करेंगे, क्योंकि दोनों टैली होने चाहिए। अगर वो वजह पता चल गई सवाल में, जो कि डेफिनेटली वजह होगी तो बताई होगी, तो उस वजह को दूर करें। वजह दूर होने के बाद दोनों का बैलेंस टैली कर जाएगा और फिर उसको एलिमिनेट कर दें। अच्छा, वजह दूर करने की कई मिसालें हो सकती हैं, 2-3 मिसालें मैंने लिखी नहीं है। जैसे एक मिसाल हो सकती है कि किसी एक ने अपनी बुक्स में कोई एरर कर दिया हो, तो पेरेंट ने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं की, पेरेंट ने 1000 रुपए की सेल ही रिकॉर्ड नहीं की, तो फिर अब रिकॉर्ड कर ले, डेटर डेबिट कर ले, सेल्स रिकॉर्ड कर ले। या पेरेंट ने पैसे एस से लिए थे, ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए। तो जो किसी ने भी अकाउंटिंग करते हुए एरर किया है, पहले वो एरर ठीक कर ले। जैसे चले मैंने भी जो अभी आखिरी मिसाल दी है, पेरेंट ने 1000 रुपए रिसीव करने की एंट्री 2 दफा कर ली। पेरेंट ने 1000 रुपए रिसीव करने की एंट्री 2 दफा कर ली। नींद आ रही है? पेरेंट ने 1000 रुपए रिसीव करने की एंट्री 2 दफा कर ली, तो क्या करें? हाँ जी, तो बता रहा हूं ना, तो मैं बता रहा हूं ना कि पेरेंट ने 1000 रुपए रिसीव करने की एंट्री खुशी में 2 दफा कर ली, तो 1 दफा रिवर्स कर दें। बता रहा हूं ना यार, एरर पहले 3 ने किया है, बताया होगा सवाल में। अगर डिफरेंस है तो बताया होगा कि किसकी तरफ से क्या गलती है। तो पेरेंट ने पैसे रिसीव करने की एंट्री 2 दफा कर ली, तो 1 दफा रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स करूं? कैश रिसीव किया डेटर से, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट,
तो 1000 रुपये से रिवर्स करना है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट रिवर्स करना है, डेटर वापस डेबिट, कैश वापस क्रेडिट। मतलब हम डेटर कंफर्मेशन तो नहीं कर सकेंगे ना पेपर में बैठ के, तो बताएगा, तो जब बताएगा तो फिर वो एरर ठीक करनी पड़ेगी। तो डेटर डेबिट कैश क्रेडिट, इस एरर को ठीक करने के बाद अब सही इंटरकंपनी बैलेंस कितना है 3000, तो क्या करें अब 3 माइनस 3 माइनस। तो अगर इंटरकंपनी बैलेंस चाहे वो डेटर क्रेडिटर हो, चाहे वो लोन एसेट लोन लायबिलिटी हो, चाहे वो अदर रिसीवेबल अदर पेएबल हो, चाहे वो डिविडेंड रिसीवेबल डिविडेंड पेएबल हो, किसी भी नाम से आपस में एक दूसरे का पेएबल रिसीवेबल हो, तो आइडियली दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए, हैं सेम, एलिमिनेट कर दें। क्या मतलब एलिमिनेट कर दें? दोनों रेलेवेंट लाइन आइटम्स में से माइनस कर दें। लेकिन अगर सेम नहीं है तो कोई वजह होगी, तो पहले उस वजह को दूर करें, जिसमें से एक वजह हो सकती है किसी ने एरर किया होगा, तो पहले उस एरर को ठीक करें और अब जो सही बैलेंस है वो एलिमिनेट कर लें। एक वजह हो सकती है जो सीफैप में तो खैर नहीं होती है, लेकिन हो सकती है, मैं भी कैफ ही रिवाइज करा रहा हूं, कि या तो पैसे किसी ने भेजे हों और भेजने वाले ने भेज के रिकॉर्ड कर लिए हों, और इससे पहले के पैसे पहुंचते ईयर एंड पहुंच गया, तो जिसने पैसे रिसीव करने थे उसको पैसे नहीं मिले, तो जब उसको पैसे नहीं मिले तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किए। इसको कहते हैं कैश इन ट्रांजिट। तो क्या करें, आप रिकॉर्ड कर ले, कैश डेबिट कर ले, डेटर क्रेडिट कर ले। और तीसरी चीज हो सकती है कि बेचने वाले ने गुड्स भेजी, बेची और रिकॉर्ड कर ली, और रिसीव करने वाले को गुड्स मिलती इससे पहले तो ईयर एंड आ गया, तो वो चीजें रस्ते में, इसको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो क्या करें, जिसने खरीदनी थी वो गुड्स का खरीदना कर ले, रिकॉर्ड, इन्वेंट्री डेबिट कर ले, क्रेडिटर्स क्रेडिट कर ले, और अब एलिमिनेट कर दे डेटर क्रेडिटर। ये पेज 3 के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 सारी पढ़ ले। क्या? अरे नहीं नहीं, ये अलग मिसाल थी, ये खत्म हो गई थी बात। पहले मैंने 2 की मिसाल दी थी, फिर 3 और 2 की मिसाल दी थी। एडजस्टमेंट नंबर 2 सारी पढ़ लें। एक दूसरे के नाम का कोई, जिस तरह बैंक में करंट अकाउंट खोला होता है, तो उसमें बैंक में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, वो रिकॉर्ड की होती हैं, तो इसलिए ये आपस में करंट अकाउंट खोल सकते हैं। करंट अकाउंट बेसिकली एक पार्टी अकाउंट होता है कि जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन होनी होती हैं, तो उसको करंट अकाउंट का नाम दे देते हैं। ये ऐसी कंपनीज हो ना जिसमें बहुत ज्यादा उनकी सब्सिडरीज हैं, तो वो आपस में एक दूसरे का करंट अकाउंट खोल लेते होते हैं, इंटरनली होता है, खत्म हो जाता होता है। कभी आपको ऐसा एक्सपोजर, ऐसा क्लाइंट मिला हो ना जिसमें बहुत ज्यादा ग्रुप से उन्होंने आपस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन की होती हैं, बड़ी अजीब किस्म की रिकन्सिलिएशन होती हैं, तो वो करंट अकाउंट के नाम से खोल सकते हैं। एडजस्टमेंट 2 कहाँ है, पढ़ लें, पढ़ ली। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आए, सेट 1 पे। ये चैप्टर 71 पेजेस तक चलेगा, उसके बाद इस चैप्टर के 71 पेजेस चलेंगे, उसके बाद है प्रैक्टिस सेट 1। हैं ईयर एंड पे, ईयर एंड हाँ हाँ, कहते दिसंबर में कर लेगा, नहीं कहते, ये तो एडजस्टिंग एंट्रीज है ना, ईयर एंड पे करें। हाँ जी पहुंचे। अच्छा, अब ना प्रैक्टिस क्वेश्चन ये मैंने डाले में सारे कैफ वाले, तो वो लोग जिन्होंने कैफ अभी रिसेंटली किया है और उनको लगे कि ये तो ऐसे ऐसे हो सकता है, तो वो बेशक ना करें, लेकिन जिन्होंने कंसोलिडेशन पहले नहीं पढ़ी हुई या ज्यादा पुरानी पढ़ी हुई है, वो बेहतर है कि कर लें। और जो दरमियानी कौम है जिनको लगता है कि नहीं करना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, वो ज़बानी देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जल्दी जल्दी करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस पे टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी करना, लिख के करना है, लिख के कर दे, ज़बानी देखना है ज़बानी देख दें, और जिन्होंने रिसेंटली पढ़ा है कैफ वो नहीं भी देखना चाहते तो दफ़ा होना दे। जिन्होंने ज़बानी भी देखना हो तो सॉल्यूशन हैं इनके, ये आगे सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप।
अच्छा, बल्कि ना क्लास में जब मैं इस तरह के सवाल कहूँ तो वो सारे के सारे लोग ही ज़बानी देख लिया करें, जो लोग कंसोलिडेशन पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कैफ नहीं पढ़ी हुई, या वो फिर अलग से घर जाके इसको करें लिख लिख के। जितना ज़्यादा इसमें हाथ चलाएंगे ना उतनी आपकी रवानी आएगी। बाकी लोग ज़बानी ही देख लिया करें, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं कि कैफ वाले सवालों पे इतना टाइम लगाएं। ज़बानी देख लिया करें, लेकिन ज़बानी देखें पूरा तसल्ली से, सारी चीज़ें की कैलकुलेशन समझें। जी 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 बोलें। जब वो ये रिपोर्टिंग करने के कैश वगैरह होता था तो हम उसको फर्टिलाइजर के अगेंस्ट नहीं करते। किसके अगेंस्ट? जो पहले रेफरेंस होने का परसेंटेज किस चीज़ की? उसने एक्वायर किया है। नहीं, ये कुछ ऐसी बात है 80% इन्वेंट्री की मांग। आप यूआरपी मिक्स कर रहे हैं, आप पे वसवसे आ रहे हैं, वो यूआरपी के वसवसे डाल रहे हैं शैतान इस वक्त, वो बताने मैंने अभी। तो इसमें फेयर वैल्यू दी है तो हम प्रोपोर्शनेट शेयर करेंगे या फेयर वैल्यू से करेंगे? फेयर वैल्यू दी हुई एनसीआई की तो फेयर वैल्यू से करेंगे। तो एनसीआई की फेयर वैल्यू दी इसलिए ताकि यूज़ करें। इस ईयर एंड पे तो वो इन्वेंट्री ही मानी जा रही है ना। हाँ, तो इस साल वो गुड्स इन ट्रांजिट कहेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, इन्वेंट्री हमारी है। वो कॉस्ट ऑफ सेल अगले साल की बनेगी जब वो हम बेच देंगे ऑनवर्ड्स। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हमारे ट्रांसफर हो गए तभी तो उसने बेचना मान लिया है। उसने अगर बेचना मान लिया तो चीजें फिर हमारी है ना। पेबल क्रेडिट अगर इसके तो फिर उसने सेल भी रिकॉर्ड नहीं की होंगी ना। जिसने भी चीजें भेजी हैं फिर उसने सेल भी रिकॉर्ड नहीं की होंगी। तो फिर अगर इसके रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर उसने सेल्स भी रिकॉर्ड नहीं की होंगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों कंपनीज ने स्टैंडर्ड सही अप्लाई किए हैं। कंसोलिडेशन के अंदर ये कम ही होगा कि किसी ने स्टैंडर्ड सही अप्लाई नहीं किए होंगे, यानी इसमें कंसोलिडेशन की मसाइल टेस्ट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी एक ने स्टैंडर्ड सही ना लगाया, हो सकता है ऐसा, तो बताया होगा, वरना बाय डिफॉल्ट दोनों कंपनीज के अकाउंटेंट अच्छे हैं, उनको आते हैं स्टैंडर्ड्स। हाँ, उन्होंने स्टैंडर्ड सही अप्लाई किए हैं। अगर कर देता है तो क्या? तो वो जो अलाउ करता तो वो साथ बताता कि क्या करना है। हाँ जी, आप दोनों। नहीं वो ठीक है, ओके। ये आखिरी वाली बात समझ लें। पेरेंट ने कुछ चीजें बेची थी एस को 6,000 रुपए, जिसका अभी भी डेटर्स में आ रहा है। अभी भी पेरेंट की बुक्स के अंदर 6,000 रिसीवेबल फ्रॉम एस आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस टैली नहीं कर रहा एस के रिकॉर्ड से। क्यों? क्योंकि कैश इन ट्रांजिट था 1,000 रुपए का। तो पहले तो इस मसले को ठीक करें। कैश इन ट्रांजिट का मतलब है कि कैश जिस तक पहुंचना था वहां तक अभी पहुंचा नहीं, ईयर एंड पहुंच गया तो हम पहुंचा देते हैं कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। अब जो 6,000 का अपनी बुक्स में ये बैलेंस कह रहा था, अब असल में वो कितना है? 5। तो उस 5,000 को डेटर्स में से भी लेस और क्रेडिटर्स में से भी लेस। ठीक है, लास्ट पॉइंट। चलें अगली एडजस्टमेंट समझें जी।
यार रेहान, या तो ये डस्टर ठीक नहीं है या इंक ठीक नहीं है। अगली एडजस्टमेंट समझे जी। कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर करना क्या है वो वहां से बताता हूं। पी ने कुछ गुड्स खरीदी 5,000 की और ये सारी चीजें उसने एस को बेच दी 8,000 की, और इस ट्रांजैक्शन पे 3,000 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया। एस को ये चीजें कॉस्ट की 8,000 की, और एस ने ये सारी की सारी चीजें आगे बेच दी, तो ये इसकी बन गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये चीजें इसने आगे बेच दी 12,500 की, और एस ने प्रॉफिट कमाया 4500। इस ट्रांजैक्शन का अगर एसओएफपी पे इफेक्ट देखें, वैसे तो बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स आ रही होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बता रहा हूं। पी की रिटेन अर्निंग में इसका क्या इंपैक्ट आ रहा होगा? पी की रिटेन अर्निंग में 3,000 पी की रिटेन अर्निंग्स में शामिल है और एस की रिटेन अर्निंग में 4.5 शामिल है। तो एसओएफपी में इंपैक्ट ये आ रहा है कि पी की रिटेन अर्निंग के अंदर 3,000 शामिल है और एस की रिटेन अर्निंग्स के अंदर 4,500 शामिल। इसमें 3,000 आ रहा है, इसमें 6,500 आ रहा है, 4,500 आ रहा है। ये तो है इस वक्त एसओएफपी में इस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट आ रहा है। अब मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि वो चीजें जो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 8,000 की सेल हुई कि 12,500 की सेल हुई, ग्रुप की नजर में देखें तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई सेल ही नहीं है। पी ने सेल की है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई सेल ही नहीं है। ग्रुप के अंदर अंदर ही है ये, तो क्योंकि ग्रुप है ये पूरा, इधर से इधर जाना, तो ये ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेल नहीं है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सेल है ये, क्योंकि ये कस्टमर्स को सेल हुई है। और ये चीजें जो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 12,500 की बिकी हैं, ग्रुप को ये कितने की कॉस्ट की हैं? 5,000 या 8,000? 5,000, क्योंकि ग्रुप में तो ये हैं चीजें जो सप्लायर से आई हैं। तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वैसे ही सिर्फ लॉजिकली देखें, तो वो चीजें जो 12,500 की बिकी वो 5 की कॉस्ट की थी, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सही प्रॉफिट है 7.5। और हमने जो कंसोलिडेशन सीखी है उसके अंदर भी 7,500 ही आ रहा है। 3 यहां, 4.5 यहां। अब यहां 4.5 है, वो बेशक 75% इधर और 25% एनसीआई में चला जाएगा, लेकिन ग्रुप में है 7.5, क्योंकि 3 इसमें आ रहा है, 4.5 इसमें आ रहा है। तो ग्रुप कंसोलिडेशन के अंदर 7,500 है, और असल में भी ग्रुप ने कितना कमाया? 7.5। तो ये तो इशू नहीं है। इशू तब है अगर पेरेंट ने जो चीजें एस को बेची, वो चीजें या तो सारी की सारी या उनमें से कुछ अभी भी एस के पास, अभी भी मतलब ईयर एंड पे अभी भी एस के पास मौजूद होती हैं। तो इनमें से ऐसा करते हैं कि 20% चीजें एस के पास पड़ी हुई हैं। अभी कितनी बनी? 1,600। ये बेच लेते हैं 11,000 की जगह। 46। अब इस ट्रांजैक्शन का एसओएफपी में इंपैक्ट ये आ रहा है कि पेरेंट कहता है मैंने 3,000 कमाए हैं, एस कहता है कि मैंने 4,600 कमाए हैं, जो कि उसकी रिटेन अर्निंग में भी आ रहे हैं, और उसके अलावा एस के करंट एसेट्स में स्टॉक में आ रहा है 1,600। इस ट्रांजैक्शन का एसओएफपी पे इंपैक्ट ये है कि पी की रिटेन अर्निंग में 3,000 आ रहा है, एस की रिटेन अर्निंग में 4,600 आ रहा है, और एस की एसओएफपी में 1,600 का स्टॉक इन्वेंट्री शो हो रहा है। यहां तक ओके। अगर लॉजिकली देखें
तो ग्रुप ने जो चीजें 11,000 की बेची वो ग्रुप को कितने की कॉस्ट की थी? 5,000 की नहीं, क्योंकि 5,000 की चीजें सारी थोड़ी बेची हैं। जितनी चीजें उसने बेची हैं वो 5,000 का 80%। अगर असल हकीकत देखें तो ग्रुप को जो चीजें 4,000 की कॉस्ट की थी वो ग्रुप ने 11,000 की बेची, तो उसने प्रॉफिट कमाया 7,000। जबकि हमारी कंसोलिडेशन टेक्निक 3,000 यहां है, 4600 यहां है। असल में ग्रुप ने कितना कमाया है? असल हकीकत 7,000, जबकि रिजल्ट्स क्या शो हो रहे हैं? 7,600। ये वाली बात ऊपर से गई कुछ शक्लों के। ये 7,000 नहीं समझ आया? नहीं आया। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें खरीदी थी क्या वो सारी चीजें बिक गई हैं? मैंने मिसाल ली कि उनमें से 20% अभी भी एस के पास पड़ी हैं। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही चीजें बिकेंगी ना जो एस आगे बेच लेगा। पी ने चीजें एस को बेच दी तो वो तो ग्रुप के अंदर ही है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें तो तब बिकेंगी जब आगे सेल कर देगा। तो ग्रुप ने जो चीजें 5,000 की खरीदी थी क्या वो सारी बिक गई हैं? उनमें से 80% बिकी हैं, यानी 4,000 कॉस्ट वाली चीजें 11,000 की बिकी हैं। तो असल में ग्रुप ने 7,000 प्रॉफिट कमाया है। हक हलाल का प्रॉफिट 7,000 है, लेकिन अकाउंटिंग की वजह से शो कितना हो रहा है? 3 और 4600। तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में 3,000 आ रहा है, एस की रिटेन अर्निंग में 4600 आ रहा है, और ये दोनों मिलेंगे तो 7600, जबकि असल में 7,000 है। एक मसला कि प्रॉफिट्स ज्यादा शो हो रहे हैं। दूसरा मसला, इन 5,000 रुपए की चीजों में से अभी भी ग्रुप के पास कितनी मौजूद हैं? ग्रुप की इन्वेंट्री में अब भी कितनी है? तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेंट्री 1,000 रुपए की है, जबकि बैलेंस शीट में वो कितने की आ रही है? 1,600। तो एक कंपनी दूसरी को चीजें बेचे प्रॉफिट रख के, और बायर के पास उनमें से कुछ भी ना बचा हो, वो सारी की सारी आगे बिक गई हो, तो कोई मसला नहीं है। अगर एक ने दूसरे को बेच के कमाया था तो कमाया था, कोई बात नहीं, दूसरे ने आगे बेच के कमा लिया। तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी को चीजें बेच के प्रॉफिट कमाना नो इशू। इशू तब बनेगा जब बायर के पास कुछ चीजें अब भी स्टॉक में मौजूद होंगी। दो इश्यूज बनेंगे, दो इश्यूज। बायर के पास जो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ रही होगी वो ओवरस्टेटेड होगी। क्यों ओवरस्टेटेड होगी? क्योंकि बायर को वो चीजें महंगी मिली हैं, जबकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें इतनी महंगी नहीं थी। तो जो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री शो हो रही है, एक तो वो ओवर है, दूसरा पेरेंट ने कहा मैंने प्रॉफिट कमा लिया, हालांकि पेरेंट ने जितनी चीजें बेची थी उनमें से सारी की सारी चीजें अभी ग्रुप से बाहर नहीं निकली। मैं समझा रहा हूं, नहीं तो करना तो वही है जो लिखा हुआ है, कहां ऐड करना है कहां लेस करना है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि क्या है। दो मसले रिपीट कर रहा हूं, और ये दोनों मसले आ ही कब रहे हैं? जब इंटर कंपनी बेची हुई चीजों में से कुछ अब भी ईयर एंड पे बायर के पास मौजूद है। तो अगर बायर ने आगे सब बेच दी होती तो फिर इशू ही ना होता। इशू ही तब है जब इंटर कंपनी सेल में से बायर के पास कुछ चीजें ईयर एंड पे बची रहेगी। दो इश्यूज हैं। बायर ने इनको अपनी परचेज माना है जितने का पी ने बेचा था, पी ने तो अपना प्रॉफिट रख के बेचा था, तो बायर के पास जो बैलेंस शीट में स्टॉक आ रहा है वो इन्फ्लेटेड है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सही मानों में स्टॉक क्या होना चाहिए था? 1,000। तो एक तो 600 रुपए से वो इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है, इन्वेंट्री 600 से ओवरस्टेटेड है। दूसरा मसला ये आ रहा है कि पेरेंट कहता है मैंने सारी चीजें बेच दी और उन पे सारा प्रॉफिट मैंने कमा लिया, जबकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट अभी अर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट तब अर्न होता जब चीजें वाकई सेल हो गई होती। तो पेरेंट ने जो चीजें सेल की थी वो तो अभी भी ग्रुप के अंदर ही है। तो पेरेंट जो प्रॉफिट शो कर रहा है वो भी ओवरस्टेटेड है। पेरेंट ने जो चीजें बेची थी, पेरेंट ने जो चीजें बेची थी उनमें से ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी 20% चीजें अंदर ही मौजूद है। तो पेरेंट ने जो अपना प्रॉफिट शो किया था उसमें से 20% अभी अर्न नहीं किया। कितना 20%? 600। ये वही 600 है जो इस 7600 और 7,000 का फर्क है। तो दो इश्यूज क्या हुए? सेलर जो अपना प्रॉफिट शो कर रहा है वो अभी अनअर्न्ड है, और बायर जो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री शो कर रहा है वो भी प्रॉफिट लोडेड है। और ये इत्तेफाक से नहीं, ये ऐसे ही होगा कि दोनों सेम अमाउंट ही होंगी, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड कहलाएगा इसलिए कि सेलर कहता है मैंने बेच दिया, हालांकि अभी वो बायर के पास पड़ी हुई चीजें हैं और उनमें प्रॉफिट लोडेड है।
तो अब इस सारी कहानी का कंक्लूजन, इंटर कंपनी सेल में से बायर के पास ईयर एंड पे कुछ चीजें बची रह जाएं, उनमें जो प्रॉफिट लोडेड है उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। मसले दो क्या आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज ओवरस्टेटेड है और सेलर की रिटेन अर्निंग ओवरस्टेटेड है। तो ठीक करना है तो क्या करें, इन्वेंट्री इधर है, ये इसमें से भी 600 माइनस, और पी सेलर है तो इस कॉलम से लेस, हम यहां लिख देंगे लेस यूआरपी ऑन गुड्स। अगर पी सेलर है तो 600 इस कॉलम में, और अगर एस सेलर होता तो 600 इस कॉलम। 600 कैलकुलेट कैसे होना है, इंटर कंपनी सेल में से बायर के पास बची हुई चीजों में जो प्रॉफिट लोडेड है वो यूआरपी है, और ट्रीटमेंट क्या बनी, सेलर के रिटेन अर्निंग वाले कॉलम से लेस और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री से लेस। सेलर की रिटेन अर्निंग वाले कॉलम से लेस और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री वाले ब्रैकेट में से लेस। और कैलकुलेट कैसे करना है, दो तरीके बताता हूं। बेचने वाले ने कितने परसेंट जीपी कमाया था, अच्छा बल्कि ये कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है, नहीं बल्कि ये भी पूरा ही आ रहा है, कितना आ रहा है, अच्छा ठीक है। बेचने वाले ने 37.5% कमाया था, तो इन 1600 की चीजों में कितना प्रॉफिट लोडेड है, 37.5%, 600। यानी इंटर कंपनी सेल में से बायर के पास बची हुई चीजों पे जीपी प्रॉफिट परसेंटेज लगा दें, क्लोजिंग स्टॉक। इंटर कंपनी सेल में से बची हुई चीजें जो बायर के पास हैं उन पे प्रॉफिट परसेंटेज लगा दें, ये आप उसको कह रहे थे। इन पे प्रॉफिट परसेंटेज लगा दें तो आ जाएगा कि उसमें कितना प्रॉफिट लोडेड है, वही अनरियलाइज्ड है। या फिर सेलर ने टोटल कितना कमाया था, 3000 रुपए, कितनी चीजें नहीं बिक सकी, 20%, तो इस पूरे में से कितना अर्न नहीं हो सका, 20%, 3000 का 20%, तो 600 रुपए इन्वेंट्री में से लेस ब्रैकेट में से। और ये एग्जाम प्रेजेंटेशन ऐसी है कि आप लाइन आइटम में ना ब्रैकेट पी प्लस एस कर रहे होंगे, और जो एडजस्टमेंट्स हैं वो यहीं ब्रैकेट में प्लस माइनस कर रहे होंगे। जो बहुत ज्यादा होंगी उनकी अलग वर्किंग बना लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा होती नहीं है तो वो ब्रैकेट के अंदर चल जाएंगी। तो यहां से लेस और रिटेन अर्निंग सेलर में से लेस, तो सेलर की रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में से लेस और इन्वेंट्री वाले ब्रैकेट में से लेस। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 सारी पढ़ लें। एडजस्टमेंट 3 सारी पढ़ लें। अगर आखिरी डब्बा समझ आ जाता है अभी तो ठीक है, नहीं तो उस आखिरी डब्बे के अलावा वाली पढ़ लें। आखिरी डब्बा फिर समझाता हूं। थोड़ी चीजें इजाफी हैं जो कैफ लेवल की नहीं थी, मतलब डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट लिखी हुई है, या हाँ कैफ में भी। हाँ जी पढ़ लिया। आखिरी डब्बा समझ नहीं आया अगर तो समझाता हूं।
ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से 600 माइनस क्यों कर रहे हैं इधर ब्रैकेट में से? क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेंट्री 1000 रुपए कॉस्ट है, 1600 की तो नहीं है। तो हम इस इन्वेंट्री को ओवरस्टेट ना कर जाएं, उसको हम कॉस्ट पे लाना चाह रहे हैं, इसलिए 600 यहां से लेस कर रहे हैं। हो सकता है कि एस ने इसको खुद ही राइट डाउन कर लिया होता एनआरवी। एस इस मिसाल में बायर है ना, इस मिसाल में एस बायर है जिसके पास 1600 रुपए की कॉस्ट इन्वेंट्री पड़ी हुई है। हो सकता है, अच्छा एस के लिए कॉस्ट 1600 ही है, वो तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको 1000 पे ला रहे हैं, एस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1600 है। हो सकता है कि एस इन इन्वेंट्री आइटम्स को बैलेंस शीट में दिखाते हुए एनआरवी 1200 पे ले गया हो। एस की कॉस्ट 1600 है, हो सकता है एनआरवी 1200, तो एस उसको बैलेंस शीट में 1600 की बजाय तो एस की इन्वेंट्री में आई 1200 होगा, तो 1200 में से 600 माइनस कर दें, फिर सिर्फ 200 माइनस करेंगे। ये मैंने इस डब्बे में लिखा हुआ है। और अगर 800 पे ले गया हुआ है बस फिर तसल्लियां देंगे उसको, फिर मजीद नहीं लेस कर देना, फिर नहीं ऐड नहीं करेंगे, फिर तो 1000 और 800 में से 800 ही लोअर है ना, फिर तो 800 पे आ रहा होगा। तो अगर बाद में बायर उसको एनआरवी राइट डाउन कर चुका हुआ है तो उसको देख के फिर यूआरपी एडजस्ट करना। अगर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, 600 की क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम? इन्वेंट्री के ब्रैकेट में से लेस और सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस। मैं कह रहा हूं कि एस को ये इन्वेंट्री कितने की कॉस्ट की है? 1600 की, क्योंकि एस को तो 1600 ही कॉस्ट किया ना, वो तो ग्रुप के रफड़ है कि नहीं 1600 नहीं था, 1000 था। एस को तो 1600 ही कॉस्ट की है। हो सकता है एस के लिए इस इन्वेंट्री की एनआरवी 1200 होती, तो एस की बैलेंस शीट में 1600 आ रहा होता कि 1200 आ रहा होता? 1200 आ रहा होता, तो उस 1200 में से 600 माइनस कर देते। नहीं, कितना माइनस करते? बस 200। तो जब हम यहां से सिर्फ 200 माइनस करते तो फिर यहां से भी 600 ना माइनस करते, यहां से भी फिर 200 ही माइनस करते। तो यूआरपी की एडजस्टमेंट करते हुए ये देख लेंगे कि कहीं बायर उसको एनआरवी राइट डाउन तो नहीं कर गया हुआ, ये तसल्ली कर लेंगे पहले। और सवाल वाला बताएगा अगर बेशक कमाया हुआ है लेकिन बैलेंस शीट है, हमने एडजस्टमेंट करनी है तो डबल इफेक्ट करना है। नहीं गलत नहीं, जब इन्वेंट्री को कम ही नहीं कर सकते तो रिटेन अर्निंग को माइनस करके दूसरा इफेक्ट कहां लेंगे? तो इसलिए फिर नहीं करेंगे एडजस्ट। अगर ये सारी चीजें ऐसा आगे बेच चुका होता तो फिर क्या करते? फिर ना करते ना, लेकिन फिर भी पीने तो कमाया हुआ है। तो मसला ये है कि हमने इन्वेंट्री को कम करना है, इसलिए हम सेलर की अर्निंग से कम कर रहे हैं। यानी वो एसेट ही नहीं रहा बुक्स में, एसेट बुक्स में आ रहा है जो ओवरस्टेटेड है, उसको कम करना है क्योंकि सेलर ने उस पर प्रॉफिट लोड किया हुआ है। तो इन्वेंट्री कम करनी है, इसलिए सेलर की रिटेन अर्निंग से निकाल देते हैं। हाँ जी, और कोई सवाल? चलें, इसी तरह से जिन्होंने ज़बानी देखा था, बल्कि सबने ज़बानी कहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3 दोनों, बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3 दोनों देख लें। फेयर वैल्यू बताइए एनसीआई की, तो फिर प्रोपोर्शनलिटी होगा। फेयर वैल्यू होती तो बता देते एनसीआई। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3 दोनों देख लें।
क्या क्या? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। वैसे तो मैंने तो इस सवाल में थाउजेंड्स लिखे हुए हैं, असल में सवाल तो मिलियंस में होते हैं, वो होते 2-2 3 डिजिट हैं। क्या सॉल्यूशन में एस मैंने इधर अंदर कॉलम बनाया हुआ है रिटेन अर्निंग में, तो वो कॉलम तो एस का ही है ना, हम चाहे इधर बनाना है चाहे इधर बनाना है। सी फैब में भी मैं एस को इनर कॉलम ही दिखा देता, लेकिन इसमें एस बड़े ज़्यादा होने हैं, तो वो इतने सारे इनर कॉलम मैनेज नहीं होने, इसलिए मैंने फिर इसको ऐसे ऐसे चला लिया। गैफ में एक ही एस होती है, इसलिए सब्सिडरी का एक कॉलम होता है, एक एसोसिएट का होता है, बस इसलिए वहाँ इनर कॉलम चला लिया था।
जी मैं बताता हूँ। हाँ जी डन, तो मैं डिस्कस करूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 बता रहा हूँ पहले। पॉइंट नंबर 4, डेटर्स में शामिल है 7,000 रुपए और एस से टैली नहीं कर रहा। इसलिए टैली नहीं कर रहा क्योंकि एस ने 500 रुपये पे किए थे और उसने 500 रुपये पे करने को 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया। तो पेमेंट की एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट, 2 दफ़ा रिकॉर्ड हो गई। तो कैश वापस डेबिट, क्रेडिटर वापस क्रेडिट। पेमेंट की एंट्री रिवर्स करनी है, कैश भी बढ़ा दें क्रेडिटर भी बढ़ा दें। अब बैलेंस टैली कर गया होगा कितना, 7,000 के 6,500 के 7,500। क्या गलत था? क्रेडिटर्स की फिगर गलत थी, डेटर ठीक था। तो डेटर तो ठीक है 7,000, तो इस गलती को ठीक करने के बाद डेटर से माइनस क्रेडिटर से माइनस। और इन्वेंट्री टोटल प्रॉफिट कमाया था 20% और इनमें से आधी चीजें बाकी हैं। तो आधी चीजें बाकी हैं मतलब 4500 की चीजें बाकी हैं और उस पर 20% मार्जिन लगा लें तो 900 रुपये। तो 900 रुपये इन्वेंट्री से माइनस और सेलर कौन है? पी, तो यहां से माइनस। जी 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 इसके सोल्यूशन में नहीं मार्कअप है नहीं ना सवाल में। हाँ मार्कअप होता तो 20/120 हो जाता, मार्जिन है तो 20%, मार्कअप होता तो 20/120 हो जाता। मार्कअप मार्जिन बेस्ड ऑन सेल होता है, मार्कअप बेस्ड ऑन कॉस्ट होता है। तो अगर 20% मार्कअप कहा होता तो 4500 × 20/120 करते, मार्जिन कहा हुआ तो 20%। फिर इसके अलावा इस पर इंटर कंपनी बैलेंस है कि पेरेंट ने डिवेंचर्स भी खरीदे हुए हैं, तो वो पेरेंट की इन्वेस्टमेंट में आ रहे होंगे और एस के डिवेंचर्स में आ रहे होंगे, तो दोनों में से उड़ा दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में और कुछ पूछना है तो पूछें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ये दोनों ही गए थे मैंने, ये दोनों ही देखने को कहा था। देख लिया मतलब सॉल्यूशन समेत, सवाल समेत। पॉइंट नंबर 3, 10,000 रुपए की चीजें बेची थी, इनमें 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाया था। आधी चीजें अभी भी स्टॉक में, तो आधा प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। तो 500 रुपए को इन्वेंट्री से लेस और सेलर कौन है? यहां से लेस। पॉइंट नंबर आखिरी, डेटर क्रेडिटर तो नहीं है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के नाम का जो करंट अकाउंट आ रहा है जो कि बैलेंस शीट के फेस पे नजर आ रहा है। पी कहता है मैंने 5,000 रुपए लेने, एस कहता है मैंने 7,000 रुपए देने। तो फर्क किस वजह से है? फर्क इस वजह से है कि पेरेंट ने पैसे जब रिकॉर्ड किए थे तो मिले थे 1,000 रुपए, उसने कहा मुझे 3,000 रुपए मिले, तो 2,000 रुपए ज्यादा रिसीव करने रिकॉर्ड कर दिए। तो अब उसको रिवर्स कर दें तो कैश में से 2 निकाल देते हैं और वो जो डेटर में तो नहीं, एस के नाम का रिसीवेबल आ रहा है उसमें 2 ऐड कर देते हैं और अब वो 7,000 और 7,000 एलिमिनेट हो जाएगा। 50 बस।